सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 हिंदी पाठ 4 सुनामी कितनी दूरगामी। सुनामी कितनी दूरगामी यह एक वार्तालाप है जो माँ बेटी के बीच में होता है और इसमें सुनामी के बारे में बताया गया है कि सुनामी क्या है, कैसे आती है और क्या करती है, नुकसान करती है, एक लाभ करती है, उसके बारे में बातचीत की गई है इसमें। तो अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम हमारे पाठ का सारांश देख लेते हैं, इसका मूल देख लेते हैं कि पाठ में क्या बताया गया है। तो मानव और प्रकृति का संबंध अटूट है। मानव और प्रकृति का संबंध कैसा है? अटूट है, जो टूट नहीं सकता है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और दोनों क्या है? एक दूसरे पर निर्भर है। दोनों का अर्थात दोनों का काम एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता। परंतु मानव भूल गया है इस गहन बंधन को, लेकिन जो इंसान है वो इस अटूट संबंध को, इस रिश्ते को क्या किया? भूल चुका है। प्रकृति से सिर्फ लेने का रिश्ता रखने वाले मनुष्य ने प्रकृति का दोहन किया है। अब इंसान क्या कर रहा है? इस संबंध को भूल गया है, इस रिश्ते को भूल गया है और उसने क्या किया? प्रकृति से सिर्फ लेना ही लेना प्रारंभ किया है और देने का कुछ भी नहीं करता है। इसलिए प्रकृति का इसने क्या किया? दोहन किया है, विनाश किया है। इसी का परिणाम है सुनामी जैसी आपदाएं और इसी वजह से सिर्फ प्रकृति से लेना सीखा है, देना कुछ नहीं सीखा है और इसी वजह से, इसी कारण से ये जो सुनामी जैसी आपदाएं हैं वो इसकी एक वजह है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे पाठ में कि इस सुनामी से संबंधित क्या दिया गया है हमारे पाठ में। हमारे पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे इस पाठ के कठिन शब्द कौन कौन से हैं, शब्दार्थ कौन कौन से हैं, ताकि हमारे पाठ पढ़ने में, समझने में थोड़ी आसानी बनी रहे। तो कठिन शब्दों में सबसे पहला शब्द है दर्शन। इसका मतलब होता है देख पाना। अगला है नुकसान। नुकसान का मतलब होता है हानि। अगला है अनुमति। अनुमति का मतलब होता है आज्ञा या परमिशन। अगला है समाधान। समाधान का मतलब होता है हल करना, निदान करना। अगला है भीषण। भीषण का मतलब होता है भयानक। समांतर, बराबर दूरी पर यानी कि समान अंतर पर। अगला है सफाया। सफाया का मतलब होता है साफ, पूर्णतया खत्म कर देना। कोहराम। कोहराम का मतलब होता है शोर। विस्फोट, किसी वस्तु का तीव्र गति से फूटना विस्फोट कहलाता है। प्रयास। प्रयास का मतलब प्रयत्न, कोशिश या चेष्टा। मतलब का अर्थ है अर्थ। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उसे हम जिज्ञासा कहते हैं। भूकंप, भूमि का कंपन होना भूकंप कहलाता है। वजह। वजह का मतलब होता है कारण। सीरियल यानी कि धारावाहिक। रौद्र रूप यानी कि भयावह रूप। शक्तिशाली यानी कि ताकतवर। ये हमारे कठिन शब्द या शब्दार्थ जिसे हम मीनिंग कहते हैं, ये हमारे इस पाठ के हैं। अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो शाम 5 बजे इशिता अपना स्कूल का काम करके बाहर कमरे में आई तो पाया कि मम्मी टीवी पर समाचार दर्शन कर रही है। यानी कि जब उसने स्कूल का काम समाप्त किया, किसने? इशिता ने, और कमरे से बाहर आई तो देखा कि उसकी जो मम्मी है, उसकी मदर जो है वो क्या कर रही है? टीवी पर समाचार देख रही हैं। बैठकर इशिता भी समाचार देखने और समझने का प्रयास करने लगी और उसके पास में इशिता भी बैठ गई मम्मी के पास में और समाचार देखने लगी। टीवी पर इशिता ने सुना शुक्रवार को जापान पर सुनामी की पड़ी काली छाया। अब समाचार के अंदर क्या आया है कि शुक्रवार को जापान में सुनामी की लहरें आई है और उससे नुकसान हुआ है। तो इशिता के मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। उन प्रश्नों को लेकर के वो अपनी माँ को पूछती है। तो इशिता अपनी माँ से पूछ रही है, माँ ये सुनामी क्या है? क्या है ये सुनामी? यानी कि वो माँ से पूछ रही है कि सुनामी क्या होती है। तो माँ अभी इसको जवाब दे रही है, जापान में समुद्री तूफान को सुनामी कहते हैं। वो जवाब दे रही है उसकी माँ कि जापान के अंदर जो समुद्री तूफान आया है उसे सुनामी कहते हैं। अब इशिता वापस प्रश्न कर रही है, माँ ज़रा ये बताओ कि इसे सुनामी ही क्यों कहते हैं? इसका नाम दूसरा भी रख सकते थे, तो सुनामी ही क्यों रखा गया है? मैडम ने स्कूल में बताया था
कि सु प्रत्यय लगाओ तो अर्थ में अच्छाई का भाव आता है। जैसे कि हम प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ते हैं तो उपसर्ग के अंदर बताते हैं कि अगर सु किसी शब्द के पहले लगाते हैं, जैसे कि हम पढ़ते ही हैं, तो उसका अर्थ अच्छा होता है, तो अच्छाई का भाव आना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया है इशिता ने, जैसे सुपुत्र, सुमित्र, सुजन, ये सुनामी तो बुरी है, बहुत बुरी, कितना नुकसान करती है। तो ये प्रश्न इशिता अपनी माँ से करती है। तो माँ इसका जवाब दे रही है, बिटिया इसु सुनामी हिंदी नहीं जापानी भाषा का शब्द है। देखिए जो सुनामी शब्द है वो कौन सी भाषा का है? जापानी भाषा का है। इसमें सु का अर्थ समुद्री तट और नामी का अर्थ लहरों से है। सु का समुद्री तट और नामी का समुद्री लहरों से इसका अर्थ है। तो सुनामी का पूरा मतलब हुआ समुद्री तट की लहरें या बंदरगाह की लहरें। क्या हुआ? समुद्र तट की लहरें या बंदरगाह की लहरें। अब इशिता पूछ रही है, अच्छा मैं भी तो सोच रही थी कि बुरी लहरों का नाम सुनामी क्यों रख दिया। तो उसके मन में ये प्रश्न आया कि आखिर में सु का तो भाव अच्छाई का होता है, तो इसका नाम फिर सुनामी क्यों रखा, क्योंकि ये तो नुकसान करती है, हानि करती है। माँ पर ये सुनामी आती क्यों होगी? अब उसके मन में प्रश्न आ रहा है कि भाई चलो ठीक है, इसका मीनिंग ये है, इसका अर्थ ये है, तो ये आती क्यों है, इसका कारण क्या है, कौन बुलाता है, किस लिए बुलाता है, या ये भी गंदी बच्ची की तरह बुलाए बिना, अनुमति के बिना ही चली आती है। अब इशिता के मन में प्रश्न जग रहा है और वो अपनी माँ से प्रश्न कर रही है कि इसको कौन बुलाता है, ये क्यों आती है और किस वजह से बुलाता है, या फिर ये बिना बुलाए आ जाती है गंदे बच्चों की तरह जो बिना बुलाए ही चले आते हैं, क्या ऐसा है? तो अब माँ इसको प्रश्न का जवाब दे रही है इशिता को। ओहो छोटी सी इशिता, और इतने सारे प्रश्न, वो भी सुनामी जैसे बड़े बड़े। तो माँ इशिता के प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास कर रही हैं। तो देखिए इशिता के मन में बहुत सारे प्रश्न जगते हैं। वो अपनी माँ से फिर प्रश्न करती है कि सुनामी के बारे में, कि वो क्यों आती है, कौन बुलाता है, किस वजह से आती है, या बिना बुलाए आ जाती है। तो फिर माँ उसको किस प्रकार से समझा रही है देखिए। तो माँ कह रही है, छोटी सी इशिता और इतने सारे प्रश्न, वो भी सुनामी जैसे बड़े बड़े। यूँ तो सुनामी आने के कई कारण हैं, पर सबसे ज़्यादा असरदार कारण भूकंप है। अब उसकी माँ ने क्या बताया कि सबसे असरदार कारण क्या है सुनामी आने का? भूकंप है। भूकंप का अर्थ हम पहले देख चुके हैं कि धरती का कंपन, शब्दार्थ के अंदर हमने देखा है कि ये धरती का कंपन अर्थात धरती हिल रही है, तो उससे समुद्र की जो लहरें हैं वो क्या है, उठ जाती है, और तो ये समुद्र की लहरें समुद्र के तट को तोड़ करके बाहर की ओर आ जाती है। इसे हम सुनामी कहते हैं, जो ये बहुत ही जान माल की हानि करती है। इसके अलावा ज़मीन धंसने, ज्वालामुखी फटने, किसी भी तरह का विस्फोट हो या उल्कापात हो तो भी सुनामी जोर मारने लगती है। अब इसके सुनामी आने के क्या क्या कारण हैं वो इन्होंने बताया है। सबसे पहला कारण भूकंप बताया, इसके अलावा ज़मीन धंसना, ज्वालामुखी फटना और किसी भी तरह से विस्फोट होना या उल्कापात होना, ये सब सुनामी आने का कारण हैं। अब इशिता फिर प्रश्न कर रही है, माँ भूकंप में तो धरती पर हलचल होती है, इससे समुद्र में लहरें उठने का क्या संबंध है? जब धरती हिल रही है तो उसका रिलेशन, उसका संबंध समुद्री लहरों के उठने से क्या है? तो माँ इसको वापस जवाब दे रही है, इसु मैं धरती वाले भूकंप की बात नहीं कर रही हूँ, ये समुद्री भूकंप की बात है। अब देखिए ये जो भूकंप है वो धरती वाले भूकंप की बात नहीं है जिससे धरती हिल रही है, यहाँ पर समुद्री भूकंप की बात की जा रही है जिसमें समुद्र की जो भूमि है वो हिल रही है, उसकी वजह से उसके पानी में हलचल हो रही है और उसकी लहरें ऊपर उड़ने लगती है। जब कभी भीषण भूकंप की वजह से समुद्र की ऊपरी परत खिसक कर आगे बढ़ जाती है तो समुद्र अपने समांतर स्थिति से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। जब समुद्र के अंदर भूकंप आ रहा है तो उसकी ऊपरी परत क्या है, खिसक जाती है और
समुद्र अपने समांतर जो समान अंतर पर जो स्थिति पर है वो क्या है, उसकी स्थिति आगे पीछे हो जाती है, हिल जाती है। उससे क्या होता है, समुद्र की जो लहरें हैं वो बनती है और वो भी बड़ी बड़ी बनती है। वही तो होती है सुनामी लहर, और वो जो लहरें अपने समुद्र का तट तोड़ करके बाहर की ओर आ जाती हैं। अब इसी तरह आगे फिर पूछ रही है, माँ बस एक बात और बताओ, ये सुनामी लहरें क्या खूब बड़ी बड़ी होती हैं डायनासोर की तरह? अब जो उसकी माँ उसको बता रही है कि ये बड़ी बड़ी लहरें आती है, ये उस तरह से नुकसान करती है। तो इसी तरह के मन में प्रश्न फिर जगता है और उसके मन में प्रश्न आता है कि क्या ये जो लहरें हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और कैसी डायनासोर जैसी होती हैं? तो फिर माँ इसके प्रश्न का जवाब देती है, हाँ ईशु बेटा, इनकी ऊंचाई तो 10 से 18 मीटर तक की होती है। याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई जो है सुनामी लहरों की 10 से 18 मीटर तक की होती है, और गति जो है इसकी चलने की जो स्पीड है, क्षमता है, वो 420 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। याद रखिएगा, ऊंचाई 10 से 18 मीटर और गति 420 किलोमीटर प्रति घंटा। पता है, इसी तरह इसकी ऊंचाई और चौड़ाई को देखकर तो लोग इसे खारे पानी की चलती दीवार भी कहते हैं। याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, खारे पानी की चलती दीवार किसे कहते हैं? तो ये जो लंबाई चौड़ाई के अंदर जो समुद्र की लहरें आ रही है, इसे लोग खारे पानी की चलती दीवार कहते हैं। तो आगे इसी तरह फिर प्रश्न कर रही है, माँ आप तो सुनामी के बारे में सब कुछ जानती हैं। क्या कह रही है कि माँ आप तो सुनामी के बारे में सब कुछ जानती हो, आपको ये सब किसने बताया? आपको भी ज़रूर आपकी मम्मी ने ही बताया होगा। ऐसा प्रश्न कर रही है कौन? इशिता अपनी माँ से। माँ बोल रही है, नहीं ईशु, आप देखती हैं ना कि पापा, दादा में सभी अखबार पढ़ते हैं और टीवी पर सीरियल के साथ साथ समाचार और अन्य सूचना परक कार्यक्रम भी देखते हैं, वहीं से हम सब ये बातें जान पाती हैं। तो उसकी माँ क्या जवाब दे रही है कि दादा दादी, आपके पापा और समाचार टीवी पर और अखबार ये सब पढ़ते हैं, तो इससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह कहती, बड़ी बड़ी सुनामी के बारे में कुछ और भी बताओ ना। अब वो कह रही है इसी तरह कि मुझे और सुनामी के बारे में जानकारी दो। तो माँ इसी तरह को जवाब दे रही है, इसी तरह तुम जानती हो कि जब ये सुनामी अपनी पूर्ण गति से किनारे की तरफ बढ़ती हैं तो कभी कभी ये 30 मीटर तक ऊंची उठ जाती है। देखिए, हमने पहले देखा था कि इसकी ऊंचाई जो 10 से 18 मीटर होती है, लेकिन कभी कभी ये क्या करती है, 30 मीटर तक भी ऊंची उठ सकती है। फिर तो इसके रास्ते में पेड़ पौधे, जंगल, इमारत, कारखाने कुछ भी आए सबका सफाया कर देती है। जब ये 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है और स्पीड से चलती है, कितनी स्पीड से? 420 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो फिर इसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो इसको क्या करती है, साफ़ कर देती है। अब इसी तरह कह रही है, माँ ये सुनामी कब पैदा हुई थी? इसका मतलब इसका जन्मदिन कब आता है? अर्थात इसी तरह अपनी माँ से पूछ रही है कि इसका जन्म कब हुआ है और इसका जन्मदिन कब आता है सुनामी का। अब इसी तरह के प्रश्न का माँ जवाब दे रही है, बुद्धू, सुनामी का जन्मदिन कौन मनाता है? हाँ, ये तो मैं आपको बता सकती हूँ कि सुनामी कब कब और कहाँ कहाँ आई है, मतलब कि इसने कब रौद्र रूप दिखाया है, ये बता सकते हैं। लेकिन इसका जन्मदिन कौन बना, क्योंकि ये तो हमारा नुकसान करे, हमें तकलीफ देती है, इसलिए इसका जन्मदिन कोई नहीं मनाता है। लेकिन ये कब कब आई है और कब कब कहाँ कहाँ नुकसान किया है, इसके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। तो इसी तरह कहती है, हाँ बताओ ना माँ, ये जानकर तो मैं खेलने जाऊँगी। फिर इसी तरह कहती है कि जब आप इसके बारे में मुझे बताओगे तो ये जान करके फिर मैं खेलने जाऊँगी। तो माँ फिर इसको जवाब दे रही है, 6 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में सबसे ज़बरदस्त सुनामी आई थी। याद रखिएगा, 6 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में सुनामी आई थी, जो बहुत ही खतरनाक थी। इसने अफ्रीका में सोमालिया के तटों पर बड़ा कोहराम मचाया था। सोमालिया के तटों पर क्या किया था, बहुत ही भयंकर कोहराम मचाया था। ये पिछले 40 सालों का सबसे बड़ा शक्तिशाली भूकंप था। 40 सालों के अंदर आने वाली सुनामियों में से सबसे बड़ी और शक्तिशाली भूकंप था। इसमें लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु का अनुमान लगा था। कम से कम इसमें 2 लाख लोग मरे थे।
17 जुलाई 2007 को, फिर 2 अप्रैल 2007 को, इसके बाद 29 दिसंबर 2009 को, और फिर 27 फरवरी 2010 को चिली में, फिर 11 मार्च 2011 को भयंकर सुनामी आई थी। और चलो इसी तरह बहुत हो गया सुनामी पुराण बहुत हो गया है। अब चलो, अब दूध पियो और मुझे भी अपने रसोई के काम देखने दो। अब इशिता को ये सारी जानकारी दे करके माँ इशिता को कह रही है कि अब आप भी दूध पियो, ये सुनामी पुराण बहुत हो गई है और अब मुझे भी रसोई का काम करने दो। इशिता फिर कहती है, इशिता अपनी माँ को धन्यवाद देती है। मैं तो दूध पीकर चली पार्क में। फिर वो अपनी माँ को बोलती है कि मैं दूध पीकर के पार्क में जा रही हूँ, सबको सुनामी की कहानी सुनानी है, क्योंकि उसकी माँ ने जो उसको जो कहानी बताई है या सुनामी के बारे में जो जानकारी दी, वो जानकर उनके मित्र लोगों को वो देगी। सब जाने कि मुझे अब सुनामी के विषय में कितना कुछ आता है। वो कह रही है कि सबको ये पता चलना चाहिए कि मुझे सुनामी के बारे में कितनी जानकारी है, तो मैं मेरे सारे मित्रों को इसके बारे में जानकारी दूंगी। तो ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा, और इस के बारे में यदि कोई प्रश्न हो तो फिर आप मुझे प्रश्न भेज सकते हैं। धन्यवाद।